जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी व्यापम अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, जिसमें हम भारत के सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जनगणना के विषय में सही है। फर्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। दूसरा है, जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची में रखा गया है। तीसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन ए है केवल 1 व 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 व 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 व 3 सही है। ऑप्शन डी सभी सही हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। दूसरा है, जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची में रखा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना का जो विषय है उसको संघ सूची में रखा गया है, जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होता है। तीसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति रहते हैं। वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति लोग रहते हैं। तो देखते हैं कौन सा जवाब सही है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। देखिए, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या से संबंधित सभी एग्जाम में सवाल आते हैं, जिसमें से जनसंख्या घनत्व वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर जनसंख्या घनत्व में आपको केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर है दिल्ली, और न्यूनतम स्थान मतलब सबसे लास्ट स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन खालिस्तान की समीक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है, भारत में विधायिका। ऑप्शन नंबर बी, आगे के सुधारों के लिए भारत की फिटनेस। ऑप्शन नंबर सी, वायसराय की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, भारत के लिए एक संविधान। इसका करेक्ट आंसर है आगे के सुधारों के लिए भारत की फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में गेहूं का फसल उगाया जाता है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गेहूं का फसल कहाँ उगाया जाता है, तो इसमें राज्य आते हैं आपका यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। पर तमिलनाडु में गेहूं का फसल नहीं उगाया जाता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जिस मौसम में, अब देखिए, गेहूं का फसल आता है तो ये किस प्रकार का फसल है, रबी फसल है। और रबी फसल का बुआई का समय कब होता है, तो नवंबर दिसंबर का इसका बुआई का समय होता है। नवंबर दिसंबर का जब बुआई का समय होता है, उसी समय जो लौटता हुआ मानसून होता है वो तमिलनाडु में भारी वर्षा करता है, जिसके कारण से वहाँ का जो जलवायु है तमिलनाडु का, वो गेहूं बोने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी कारण तमिलनाडु में गेहूं का फसल नहीं बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जूट। ऑप्शन नंबर बी कपास। ऑप्शन नंबर सी रबड़। ऑप्शन नंबर डी है चाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूट। देखिए, जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जूट उत्पादन की क्रांति को गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में सिर्फ आपको स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये जूट उत्पादन के लिए नहीं हुआ था। गोल्डन क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति बस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको उसमें टिक करना है फलों के उत्पादन के लिए हुआ था। वही गोल्डन फाइबर क्रांति जूट के उत्पादन के लिए हुआ था। इसमें देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है रबड़, तो रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है। और पूरे विश्व की बात करें तो थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए चाय, तो चाय जनरली पहाड़ी इलाकों में होता है, जैसे कि असम राज्य है। वही कपास को देखा जाए तो कपास के उत्पादन के जो क्रांति हुआ था उसको सिल्वर फाइबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। वही यदि केवल सिल्वर क्रांति पूछा जाए तो यहाँ अंडों के उत्पादन के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में न्यायावादी का प्रावधान है। अगर इनका योग्यता देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता होती है, बिल्कुल सेम योग्यता महान्यायवादी के पद के लिए होता है। इनका कार्य क्या होता है, तो सरकार के खिलाफ जितने भी मुकदमे आते हैं उनमें सरकारी वकील का काम सरकार के साइड से महान्यायवादी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोन। ऑप्शन नंबर बी है केराटिन। ऑप्शन नंबर सी है इलास्टिन एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्टिन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन प्रोटीन। देखिए जनरली बालों में और नाखूनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। वही ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये डीएनए में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर सी है इलास्टिन प्रोटीन। प्रोटीन इलास्टिसिटी से संबंधित दिख रहे हैं शब्द, तो जनरली हमारे शरीर में जो लचीला सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। और याद रखिएगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। लास्ट है देखिए एक्टिन। एक्टिन ये जनरली ये प्रोटीन एक्टिन हो गया, ये पेशियों में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी है बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको याद रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि गुलाम वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश, दिल्ली को राजधानी बनाई थी इसने, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। देखिए शुरुआत नहीं करवाए थे, निर्माण कार्य पूरा करवाया थे। इन्होंने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें जो प्रशासनिक कार्य करने वाले होते थे उनको वेतन के बदले जमीन दी जाती थी। इसमें और इम्पोर्टेंट है आपका फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। और इब्राहिम लोदी के बारे में तो जानते ही हैं, ये बाबर के साथ युद्ध लड़े थे, तो वो सबको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण खालिस्तान का कारण बन सकती है। ऑप्शन नंबर ए लीवर कैंसर, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन कैंसर, ऑप्शन नंबर सी है मुंह का कैंसर, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा कैंसर। इसका राइट आंसर है त्वचा कैंसर। देखिए जो पराबैंगनी किरणें होती हैं डायरेक्ट हमारे त्वचा पे पड़ता है, और त्वचा के में जो सेल्स हैं हमारे कोशिका हैं उनमें जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं त्वचा की वो एक समय होने के बाद अपना ग्रोथ रोक देते हैं, उस प्रॉपर्टी को खो बैठता है यूवी लाइट की उपस्थिति में, जिस कारण से वहां पर का जो कोशिका होगा वो तेजी से बढ़ने लगेगा, और इसी को ही कैंसर कहा जाता है। ये हमारे आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है, ब्लाइंडनेस जैसी समस्याएं, अंधापन, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री की, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उनके समाधि स्थलों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर पूछा है शांतिवन समाधि स्थल निम्न में से किस महापुरुष का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है। इनके समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। वही देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। ये जगह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और आप लोग सभी जानते होंगे महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। जनरली आप लोग इसका नाम न्यूज़ में सुने होंगे, अधिकतर विदेशी मेहमानों को राजघाट ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए लाल बहादुर शास्त्री, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला है राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर भूमि हो गया, विजय घाट हो गया, आपका राजघाट हो गया, और शक्ति स्थल हो गया, और शांतिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला, इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें स्थित है। और इसके बारे में पूछा जाता है कि यहाँ कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ टोटल 29 गुफाएं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर जितनी भी 29 गुफाएं हैं वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इन 29 गुफाओं में से 25 को विहार बोला जाता है। विहार क्या होता है, ये आवासीय गुफा थे, मतलब जिसको रहने के लिए यूज किया जाता था। जबकि जो 4 बच गए उनको चैत्य कहा जाता है। चैत्य अर्थात होता है प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैत्य से आप क्या समझते हैं, या फिर जैसे बौद्ध धर्म में चैत्य से आप क्या समझते हैं। तो चैत्य मतलब होता है जहाँ प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ प्रार्थना किया जाता है, और ये सार्वजनिक प्रार्थना स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि का संबंध किससे है। तो आप लोग सभी लोग पतंजलि का नाम सुने ही होंगे। ये 60 दर्शन विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है वैशेषिक दर्शन,
बी है न्याय दर्शन, सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर डी है योग दर्शन। इसका सही आंसर है योग दर्शन। देखिए, जनरली सीजीपीएससी और व्यापम में दर्शन से संबंधित एक न एक सवाल आता है, तो इसको आप लोग सभी लोग इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास जी। इन्होंने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।